इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करती हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इसको निकालेंगे हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा EDS कोस थीटा फ्लक्स, और ये सरफेस इंटीग्रल होगा। और यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वैसे स्केलर होता है, इसको हम वेक्टर बनाने के लिए किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो और ओनली डायरेक्शन। सपोज करें कि ये हमारे पास कोई एरिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम आउटसाइड लेंगे। अब इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है। इट मीन्स फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो कोस 180 की वैल्यू -1 होगी, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो कोस 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू होगी जब थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री होगा। 180 होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। और 0 वैल्यू होगी जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? EDS ये फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अनदर यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो जाएगी हमारे पास यूनिट बन जाएगी वोल्ट मीटर। एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाती है कि इसकी यूनिट क्या वोल्ट मीटर हो सकती है? इसकी 2 यूनिट होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। अब हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड enclosed in a volume V in a vacuum is equal to 1/epsilon time total charge enclosed। अब यहाँ पे चार्ज इंक्लोज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सपोज करेंगे हमारे पास कोई एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये माइनस का Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है आउटसाइड। जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, जो सरफेस एरिया है उसने जितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है वही चार्ज हमको लेना है। ये हो जाएगा Q1 + Q2 - Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q1 चार्ज की वजह से भी होगी, Q2 चार्ज की वजह से होगी और -Q3 और माइनस ये जो है Q4 चार्ज की वजह से भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज की वजह से भी हो सकती है और आउटसाइड चार्ज की वजह से भी हो सकती है। केवल जो फ्लक्स है वो इनक्लोज चार्ज की वजह से ही होगा। इसको प्रूव करते हैं। सपोज करें कि कोई +Q चार्ज पॉइंट चार्ज है एट पॉइंट O पे। हम कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? सरफेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम।
तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। इसी को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से सपोज करें r है, हम कोई स्मॉल एरिया एज्यूम कर लेते हैं ds, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P, सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। अगर हम E डॉट ds निकालते हैं यहाँ से, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R और एरिया वेक्टर का हो जाएगा यूनिट वेक्टर ds। इट मीन्स K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर बाहर आ जाएगा ds, और दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये जो है जीरो है दोनों सेम डायरेक्शन में। कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दोनों यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर निकाल लें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। K की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर और एरिया वेक्टर हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। फोर पाई टू 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसिल आउट, देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि सपोज करें कोई डाइपोल है हमारे पास, -q चार्ज प्लस q चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए इस डाइपोल की वजह से। हमें पता है कि फ्लक्स अगर निकालते तो फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज इंक्लोज, तो कितना चार्ज इंक्लोज होगा -q प्लस q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। किसी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ से देखें हम, अगर E डॉट ds की वैल्यू 0 है, इट मीन्स वाट, 0 होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू 0 है। फ्लक्स की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास कह सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन ये कोई कन्फर्म नहीं है कि E की वैल्यू 0, E डॉट ds की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। हो सकता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल हो उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, तब भी हमारे पास जो फ्लक्स है वो 0 हो सकता है। अब हम एक एप्लीकेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कोई हमारे पास चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हमें यूजिंग द गॉस थ्योरम। हम कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है और ये इनफाइनाइट वायर है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इसकी लेंथ को हम L एज्यूम कर लेते हैं। इस जो इनफाइनाइट चार्ज वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड होगी। हम कुछ स्मॉल एरिया एज्यूम कर लेते हैं ds, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटसाइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है। हमें पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अकॉर्डिंग टू Gauss law of electrostatic, E dot ds is equal to Q by epsilon naught।
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, केवल कहाँ है, ये वैल्यू होगी, ये जो सरफेस अगर हम लें, ये वाला सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। अगर हम ये वाला एरिया लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला एरिया लेते हैं, जो थर्ड एरिया हम एज्यूम करें, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। गोस थ्योरम को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर फर्स्ट वाला सरफेस लें तो यहाँ पे ई डॉट डी एस कोस थीटा, सेकेंड वाले सरफेस के लिए भी ई डॉट डी एस कोस थीटा, थर्ड वाला जो सरफेस है इसके लिए भी ई डी एस कोस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फर्स्ट के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सेकंड के केस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और थर्ड के लिए भी हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। हम यहाँ से निकाल सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका एरिया हो जाएगा, जो सिलेंडर बन गया है हमारे पास, इसके अंदर का अगर हम एरिया लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करें कि हमारे पास टोटल चार्ज Q है और लेंथ इसकी L है, कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा हमारे पास वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा L डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट चार्ज शीट लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें ई वर्सेस आर, तो ये हाइपर पैराबोला बनेगा। अब हम अनदर गोस थ्योरम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज स्फेरिकल सेल। कोई स्फेरिकल सेल लेते हैं जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। सबसे पहले हम फील्ड निकाल लेंगे, फील्ड आउटसाइड दिस सेल। कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, स्मॉल एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। सेंटर से ये डिस्टेंस एज्यूम करते हैं पॉइंट P तक का स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई डॉट जो ds होगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल। ऑन द सरफेस, अगर हम सरफेस पे निकालें तब हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस, अगर हम सरफेस पे निकालें गॉसियन सरफेस को, अगर बिल्कुल इसके सरफेस पे एज्यूम करें तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। हमें पता है कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइड बाय एरिया 4πr²। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा इंटू 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी E = सिग्मा 4πr² डिवाइड बाई 4πε0 r²। 4π to 4π cancel out, r² to r² cancel out, then electric field will be sigma by ε0, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, ε0 की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। अब हम करते हैं इनसाइड दी स्फेरिकल सेल। अगर हम इनसाइड निकालें ये स्फेरिकल सेल है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अब हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो इनसाइड एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इनसाइड जो चार्ज इंक्लोज्ड है उसकी वैल्यू 0 होगी कि कोई चार्ज तो आउटसाइड दी ऑन दी सरफेस पे है, ये इनसाइड तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करें स्मॉल r, जब तक सरफेस पे नहीं आ जाते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही सरफेस पे आएंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई ε0, ये सिग्मा बाई ε0। और आउटसाइड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अनदर इंपॉर्टेंट गोस्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। हम कोई सॉलिड स्फीयर एज्यूम करते हैं, उसके अंदर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस r है। एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं आउटसाइड। सबसे पहले हम आउटसाइड निकालने की कोशिश करते हैं। ये कुछ स्मॉल एरिया ले लेंगे हम ds, इलेक्ट्रिक फील्ड due to positive charge will be outside, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम आउटसाइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा हमारे पास E डॉट ds विल बी इक्वल टू Q बाई ε0। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और एरिया जो हमारे पास हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4πr², Q बाई ε0। E की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइड बाई 4πr² ε0।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² की। अगर आप एक चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखें, हमने जब स्फेरिकल सेल किया था तो वहाँ पे भी जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गई, और यहाँ पे भी सॉलिड स्फीयर जब हमने किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गई, यानी कि दोनों में सेम वैल्यू आएगी। अगर यहाँ हम कह दें कि कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें जिसका डिस्टेंस r हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² ही होगी। सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। हमें पता है कि रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी क्यू की जगह हम रखेंगे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई 4/3 πr³ वॉल्यूम डिवाइड बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। 4π to 4π cancel out, then r² to r² cancel out, then its value will be equal to rho r divided by 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रो r 3 एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर ये प्लस क्यू चार्ज। अब कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं इनसाइड, ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है, कैपिटल R जो है रेडियस है सॉलिड स्फीयर का। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज इंक्लोज करता है, सपोज करिए चार्ज Q डैश इंक्लोज करता है अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश है कि इसके अंदर ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, क्यू डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है अगर वॉल्यूम आपके पास 4/3 कैपिटल R³ है तो चार्ज इंक्लोज करता है Q। अगर 1 वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4/3 πr³। अब चार्ज है हमारे पास Q अपॉन 4/3 πr³, जिसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³ है, स्मॉल r है ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से। अब हमारे पास चार्ज हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम 4/3 πr³। ये हमारे पास अब Q डैश की वैल्यू है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी EDS। Q डैश की वैल्यू पुट करेंगे रो 4/3 πr³ और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये हो जाएगा रो 4/3 πr³ 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो एरिया की वैल्यू ये वाली होगी ये हो जाएगी हमारे पास 4πr²। 4π to 4π cancel out, r² to r² cancel out, then electric field will be equal to rho small r divided by 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और r का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्मॉल r का, सरफेस पे तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है रो कैपिटल R डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कांस्टेंट है। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें, जब तक आप सरफेस पे नहीं आते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के, जैसे ही सरफेस पे आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे आउटसाइड जाएंगे तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगी। अनदर इम्पोर्टेंट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी वजह से मैंने कोई गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, और एरिया वेक्टर भी आउटसाइड होगा। अगर आप 3 एरिया एज्यूम करें 1, 2 और 3, अंदर वाला जो सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई डॉट जो ds होगा हमारे पास वो जगह Q/ε0। अब यहाँ पे अगर हम 3 सरफेस लें इंक्लोज्ड, 1, 2nd एंड 3rd, फर्स्ट के अंदर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 होगा, सेकंड में 90 डिग्री होगा, और थर्ड वाले केस में ये भी 0 डिग्री होगा। और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो सेकंड सरफेस के लिए 0 एंड फर्स्ट सरफेस के लिए आ जाएगा हमारे पास EDS, हो जाएगा हमारे पास EDS Q/ε0। इट मीन्स 2EDS Q/ε0, और टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, टोटल एरिया। इसका हम टोटल एरिया ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2E Q/ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास σ/2ε0। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये कोई भी हम पॉइंट ले लें, कहीं भी इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? नहीं, और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल डिपेंड कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। यानी इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, इंडिपेंडेंट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है ये डिस्टेंस से। अब इसी एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि हमारे पास सपोज करें कि 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है। सपोज कर लें कि इसके ऊपर कोई σ1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस की, और यहाँ पे एज्यूम कर लें कि प्लस की ही σ2 सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हम कुछ 3 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं P, और मिडिल में एज्यूम कर लेते हैं Q, और आउटसाइड कर लेते हैं R।
इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास प्लेट सपोज करें A है, जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी। सिमिलरली अनदर प्लेट जो B है, जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी। ये हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बी प्लेट की वजह से ये हो जाएगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू पॉइंट पे ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होंगी। हम इक्वल नहीं कहेंगे क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू को जरूरी नहीं कि इक्वल हो। सिमिलरली एट पॉइंट आर पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे ये आ जाएगा सिग्मा E1 प्लस E2। इट मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसी टाइप से क्यू पॉइंट पे निकाल लेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज कर लें कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और आर पॉइंट पे यह आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। अब एज्यूम करें हम कि ए प्लेट के ऊपर हमारे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और बी प्लेट पे हमारे पास माइनस की सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये जो अंदर जो क्यू पॉइंट हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनसाइड होगी। और दोनों की जो वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पे ये आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो पी पॉइंट है जो आउटसाइड है, यहाँ पे ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल और अपोजिट होंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे 0 होगी। सिमिलरली एट पॉइंट आर पे ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE 2019, 20, 2008, 2018 में आया हुआ है। इस टाइप के 3 न्यूमेरिकल है NCERT के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड 0.01 मीटर आर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में है और डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अंदर 0 है। यानी कि हमारे पास केवल जो 2 सरफेस होंगे वही काम के हैं, बाकी वाई और जेड का सरफेस कोई काम का नहीं है। कैलकुलेट करना है हमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब यहाँ पे देखें, ये वाला सरफेस लें, सपोज करिए सरफेस हमारे पास ए है, इसकी वजह से सरफेस का जो एरिया है वो आउटसाइड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। अगर ये सरफेस बी एज्यूम करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो जो है 180 डिग्री होगा। यहाँ वाला फ्लक्स कर निकालें φ1, ये जो होगा हमारे पास EDS कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास आ जाएगा EDS। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी अल्फ़ा x, और x यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है सरफेस का
इस फेस का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये हो जाएगा 0.2 मीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इनटू एरिया। अब इस फेस का जो एरिया होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स φ1। सिमिलरली यहाँ से अगर हम इस फेस बी का अगर फ्लक्स निकालें φ2, ये हो जाएगा EDS और कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। यहाँ से अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स। एक्स होगा ओरिजिन से ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस फेस तक का डिस्टेंस, ये है हमारे पास 0.1। और एरिया की जो वैल्यू है इस फेस का अगर हम एरिया निकाल लें तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी -1। और जो नेट फ्लक्स होगा हमारे पास ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2, और φ1 की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब φ2 की वैल्यू हमारे पास माइनस अल्फ़ा 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम नेट फ्लक्स की वैल्यू निकाल लें, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 0.1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2 माइनस 0.1, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अल्फ़ा की वैल्यू को हम चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो 500 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और फ्लक्स की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर। अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, और चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाई ε0। और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 500 इंटू 0.1 की क्यूब इंटू ε0, और ε0 की हमारे पास वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। इसको सोल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। और चार्ज की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब, यानी बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब का अगर हम लें, उसके इंटरसेक्शन पे अगर हम लेंगे तो ये चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ क्यूब में आ जाएगा, और जो फ्लक्स जो है किसी क्यूब से पास करेगा तो हो जाएगा Q/ε0। और एक फेस में से कितना पास करेगा, कितने फेस, अब यहाँ पे 6 फेस हैं तो 1 फेस में से जाएगा Q/6ε0। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शो ए क्लोज सरफेस एरिया इज सराउंडेड बाई सम इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ से सबसे पहले निकालना है कि फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा चार्ज इंक्लोज्ड, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे चार्ज इंक्लोज्ड होगा। और चार्ज कितना इंक्लोज है, ये है -6.7 10⁻⁻6 कूलम प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई ε0। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास -3.5 10⁻⁻6, और 1/ε0 की जो वैल्यू होती है 1.13 10⁻11, यानी 1.13 10⁻11, ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि ε0 की वैल्यू नहीं रखनी है, हमें ये वैल्यू ही क्लेम करनी है कि 1/ε0 की वैल्यू होती है 1.13 10⁻11 मीटर। और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली -3.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम
मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अनदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। ये माइनस आया है वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इनवर्ड। A charge q is placed at the center of cube of side L. Electric flux passing through the two opposite face of the cube. सिमिलर पहले जैसा ही क्वेश्चन है, किसी क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स जो है उससे पास होएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, और वन फेस से पास हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और दो अपोजिट जो फेस हैं क्यूब के उनसे पास होएगा हमारे पास, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2q 6 एप्सिलॉन नॉट, देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज करें कि क्यूब विद द साइड ऑफ ए एंड चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर। यहाँ पे कॉर्नर पे रखा हुआ है कोई चार्ज, तो यहाँ से कितना होगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक चार्ज इंक्लोज नहीं है, इसको इंक्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब नीचे चाहिए और 4 क्यूब भी ऊपर चाहिए, तब ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। यानी कि टोटल 8 क्यूब हमारे पास होंगी, तब ये चार्ज जो है उन क्यूब के सेंटर में हो जाएगा। यानी कि एक बड़ी क्यूब है जिसको 8 क्यूब से बनी हुई है, उस बड़ी क्यूब के अंदर सेंटर पे ये चार्ज क्यू हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा बड़ी क्यूब का जो 8 क्यूब से बनी हुई है, और एक क्यूब का निकालेंगे तो ये हो जाएगा q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके वन फेस से निकालें, इस क्यूब के वन फेस से अगर हम निकालते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चार्ज है इस फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फेस और जो पीछे वाला फेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 3 फेस हमारे काम के नहीं रहेंगे, केवल 3 फेस की वजह से फ्लक्स पास करेगा। तो एक फेस की वजह से हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस क्यूब के वन फेस से जो फ्लक्स पास होगा हो जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और पूरी क्यूब में से जाएगा q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लक्स कितना यहाँ से अगर हम निकालते हैं, लेकिन ये भी चार्ज इंक्लोज नहीं है। इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए हमें एक तो साइड में हमें क्यूब रखनी पड़ेगी और 2 क्यूब नीचे रखनी पड़ेंगी, तब ये चार्ज इंक्लोज हो पाएगा। तो जो चार्ज जो है, जो फ्लक्स होगा, जो बड़ी क्यूब हम लेंगे जो 4 क्यूब से मिलके बनेगी, उससे फ्लक्स हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक की वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 क्यूब का है जो इसमें से पास कर रहा है फ्लक्स, वो होगा। कैसे किया हमने कि एक क्यूब इसके बिल्कुल पास रखी है और 2 क्यूब बिल्कुल इसके नीचे रखी हैं, तब ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। जो बड़ी क्यूब हो 4 क्यूब से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पे देखें तो एक क्यूब को हमें इसके पास में रखेंगे, तब ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। तो एक जो बड़ी क्यूब है जो 2 क्यूब से मिलके बनी है, उससे फ्लक्स हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 क्यूब से आ जाएगा हमारे पास q बाई 2 एप्सिलॉन